हेलो डियर फ्यूचर वॉरियर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। कल नीट का एग्जाम हुआ और मैं भी एग्जाम सेंटर पर था। कल के एग्जाम्स का क्वेश्चन मैंने देखा। बहुत से बच्चों को मैं एग्जाम सेंटर से बाहर आते देखा, रोते हुए देखा, उनके हौसले को टूटते हुए देखा। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी पेरेंट्स से बच्चों का रिकॉर्ड लेते हुए देखा। क्या करेंगे वो तो वही जाने, बट मैं इसे गलत मानता हूं। किसी से भी आप फोन नंबर लेते हैं या क्या करते हैं, वो आपका अपना मसला है। किंतु कल के नीट का जो क्वेश्चंस का लेवल था, मेरे पास भी अभी नीट का क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है। ये देखिए नीट का क्वेश्चन पेपर है। नीट का ये क्वेश्चन पेपर है ना। नीट का ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को जब मैंने देखा तो क्वेश्चन पेपर के स्टडी करने के बाद मैं ये समझा कि वो बच्चों पर क्या बीती होगी जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। ऐसे भी बहुत से बच्चे टूट चुके अंदर से। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं या उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, गाइड नहीं किया। लाखों रुपए फीस देकर बड़े बड़े ब्रांच में पढ़े, बड़े बड़े एजुकेटर्स दावा करते रहे, बहुत सस्ती फीस पर उनको डॉक्टर बनाने का दावा करते रहे। मतलब वो ऐसा करते रहे जैसे नीट का एग्जाम क्रैक करना क्लास 5-6 के एग्जाम से भी आसान रहा हो। बच्चे वहीं पर चूक कर गए, यहीं पर भूल कर गए, क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझे। असर्शन रीजन, 4 ऑप्शंस, उसी पर लगे रहे। नीट ने खेल कहां कर दिया? नीट ने खेल कर दिया क्वेश्चन के पैटर्न में। अब जैसे एक ही क्वेश्चन है सेल डिवीजन का, क्वेश्चन नंबर 92 है सेट 14 का। क्वेश्चन नंबर 91 में चारों फेजेज ऑफ सेल डिवीजन, G1 फेज, S फेज, उसके बाद G2 फेज, M फेज से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया, और वो भी मैच द कॉलम करके। अभी ये तो कम है। अब ये 4 स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट। अच्छा, ये तो उसी का मैंने लिया हूं। ये तो कम है। ये देखिए एक ही साथ पूछ दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक जीन्स, 4 ऑप्शन एक साथ। ये भी कम है। यहां आइए, ये 5 स्टेटमेंट है। पूछ रहा है इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है। बच्चा तो तैयारी करके गया था कि हमको 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से एक को हमको सिलेक्ट करना है कि वो ऑप्शन सही है या गलत है। ज्यादा से ज्यादा असर्शन रीजन की तैयारी करके गया था, ज्यादा से ज्यादा वो सोच करके गया था, मैच द कॉलम टाइप का सोच कर गया था। लेकिन उसे परेशानी हुई इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके। 5 स्टेटमेंट में से कह रहा है कि इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही है, कितने स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन ने इस तरह की तैयारी किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं करवाई। एनसीईआरटी बुक, अब तो वो दावा करेंगे, लेकिन कुछ बातें मैं कहता हूं। मैं खुद एक एजुकेटर हूं, अदर एजुकेटर से भी कहता हूं, हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूं कि आप उन बच्चों के जगह पर आइए। एक 16 साल, 17 साल, 18 साल का बच्चा आंखों में सपने लिए आपके पास आता है कि सर आपके मार्गदर्शन में पढ़ेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। व्हाइट कोट लेंगे, गले में स्टेथोस्कोप डालेंगे। आपका जो कर्तव्य बनता है, सिर्फ ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उनको एनसीईआरटी बुक पढ़ा दीजिए।
अपने मॉड्यूल्स के नाम पर उनको बिलो द लेवल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा दीजिए। बच्चे आपके जो मॉड्यूल की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें 650 प्लस आता है, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि मेरे तो 650 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन पक्का है, 600 आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन वही जब एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो भी उनमें से अब दो तरह के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे अपने ऑप्शन को सही मानकर दावा कर देते हैं कि जी मेरा तो सिलेक्शन पक्का हो गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अब इस क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप देखिए, क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए देखिए, ये क्वेश्चंस जो फ्रेम कर रहा है एनटीई ने फ्रेम किया है, ये क्वेश्चन को देखिए, एक ही साथ पूछ दिया ग्लाइकोलाइटिस लाइसिस, ईटीएस, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, क्रेब्स साइकिल, एक ही साथ तीन तीन कंसेप्ट को मिला करके, चार कंसेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया। यानी 90 क्वेश्चन बनाने के लिए 90 क्वेश्चन के रूप में वो 360 टॉपिक्स से पूछ लिया। अगर आपके पास 180 क्वेश्चन थे, 180 क्वेश्चन का मतलब समझिए वो 800 900 टॉपिक पूछ लेता है, वो ही पूरे बुक से। अब क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं, लेकिन बच्चों को परेशान इस टाइप का क्वेश्चन कर देता है। इस टाइप का क्वेश्चन फिर भी ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन फिर भी ठीक है कि एक या दो अगर कहीं मिल गया तो आप वहां पर गेस कर सकते हैं, जिनकी करेक्ट होने की चांसेस 80% तक जाती है। बट इस टाइप की क्वेश्चंस में आपका सब कुछ मार खा जाता है। क्या पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन ए बी सी डी ई पांचों है, ए बी सी डी, ए सी डी ई, बी सी डी ई, चार सही है, पांचों सही है, कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर आपको आपकी एग्जैक्ट नॉलेज की परीक्षा एग्जाम ले रहा है। जो 23 लाख 23.5 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं, उनके साथ ही मजबूरी है 23.5 लाख बच्चों में लेस देन 1 लाख बच्चों सिलेक्ट करना है, लेस देन 1 लाख, यानी उनको 4%, 4.5% रिजल्ट चाहिए। 100 बच्चे में से 4.5 बच्चे ही उनको चाहिए। इन 4.5 बच्चों में इन जो आपको 23.5 लाख बच्चों में 50,000 के आसपास बच्चे तो वैसे हैं जो जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट है। नए बच्चों के लिए तो और भी परेशानी की बात हो रही है। लेकिन इसमें फिर अगर करने, बहरहाल फिर देखिए अभी ये तो कम है, अभी क्वेश्चन का पैटर्न और भी बदलेगा, अभी अब कहेंगे कि ये आप कैसे कह सकते हैं सर कि क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। तो मैं इसका एक प्रूफ दे रहा हूं, जो मैं शुरू करवा रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं कि हम में और अदर एजुकेटर्स में क्या डिफरेंस है, विद प्रूफ मैं बता रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन का लेवल कहां तक जाएगा। अभी ये क्लास 9th का मैंने क्लासेस शुरू किया। क्लास 9th का देखिए सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, क्लास 9th का क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन पूछकर नीट ने आपको छकाया था, जिस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 5 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है, 1 2 2 3 1 3 ऑल 3। इसी तरह से अभी और आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कई सारे। देखिए मैच द कॉलम, ये आप और भी इसमें देखेंगे। ये अभी मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूं, 10th पर नहीं आया हूं। और इस तरह की क्वेश्चंस, ये तो ठीक है 4 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। लेकिन हम लोग यहाँ देखिए क्या आ रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो पूछ रहा है। देखिए इसमें भी अलग अलग तरह का आ गया। तो हम लोग आप लोगों के साथ आ रहे हैं, भर कर क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस टाइप का क्वेश्चन तो एनटीए के लिए पुराना हो चुका है। एनटीए के लिए देखिए 3 स्टेटमेंट, इनमें से कौन से सही है, स्टेटमेंट 1 2
1 3 2 3। इसके साथ साथ अभी एक और टाइप का क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटी बन जाती है आगे आने वाले दिनों में, वो क्वेश्चंस भी मैं देख लेता हूँ। वो क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखा है। ये आ गया ना, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर एनटीए यानी नीट क्वेश्चन पूछा है। इसकी शुरुआत मैं कर चुका हूं और इसकी रिकॉर्डिंग है। ये चीजें आपको यूट्यूब के दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है ताकि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो सके आपकी। अब देखिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस टाइप की काफी सारे क्वेश्चन भर भर कर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसी पैटर्न की करा रहा हूं जिस पैटर्न के क्वेश्चन ने बच्चों को छकाया है। आप मान कर चलिए कल मेरा दिल खुद रो रहा था कि इन बच्चों की क्या गलती है जो इनका हौसला टूट चुका है। वो भी भावी नागरिक ही हैं, कल के वो भी अपना उज्जवल भविष्य लिखने आए हैं। उनके आंखों में सपने हैं और उनके सपने तब धाराशाही हो गए। देखिए देखिए देखिए, स्टडी द फॉलोइंग, इनमें से कितने करेक्ट है, 1 2 3 4। तो अब उनकी दिक्कत, उनके साथ मुझे ये प्रॉब्लम ये लगा, एक तो उनका स्ट्रेस लेवल, किसी का 3rd अटेम्प्ट है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट है ना। और वहां पर क्वेश्चन, नए तरह का क्वेश्चन में फंस जाना, जिसके कारण उनका आंसर नहीं सूझ पाना, तुक्का लगा लेना। ये अब क्वेश्चन, अब प्रश्न है कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स कि बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ आई थी। अब इसका सॉल्यूशन, इसका ऑप्शन, इसका तरीका, तो इसका ऑप्शन हमने निकाला है। हर बच्चे को कहते पहले तो आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए। हर एजुकेटर, पिछले साल से मैं भी कई एजुकेटर्स को फॉलो कर रहा था, देख रहा था, वो एजुकेटर क्या करते हैं, डे 1 से ही क्वेश्चन बना रहे हैं, बच्चों को भर भर कर दे रहे हैं कि एमसीक्यू करो। नहीं, पहले आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िए। जैसे ये पेज ले लीजिए। अब इसमें जो हमारा शेड्यूल कल से शुरू हो रहा है, क्रोमोसोम के बारे में भी चर्चा किया जाएगा, यहाँ भी चर्चा किया जाएगा। एक एक टर्म जो आ रहा है, यहाँ टर्म इनहेरिटेंस आया, इनहेरिटेंस क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे, डीएनए ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको प्रोटीन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। एक एक टर्म को डिस्कस करेंगे, एक एक टर्म को बड़े अच्छे से समझेंगे। क्रोमैटिन क्या है ये समझेंगे। इस तो एक एक टर्म को समझेंगे तो पहले टर्म में केवल एनसीईआरटी बुक को ही, आपको कहीं से किसी मॉड्यूल खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी और इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े वो महंगे कोर्स और मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगे उनके प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ गार्जियन से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे भाई हम तो बड़ा बुद्धिमानी किए। पूछा क्या बुद्धिमानी किए, तो भाई हम तो किए कि जितना भी इंस्टीट्यूट का पीडीएफ था, कुछ को पे करके, कुछ को फ्री था, अपने बच्चे को तो ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए। हमने पूछा उसका एनालिसिस तो बच्चा खुद कर लेगा। अरे बच्चा खुद क्या एनालिसिस करेगा, आप और उस क्वेश्चन का लेवल बच्चे सीधा कह रहे थे कि बहुत से ऐसे नए ट्रेंड के क्वेश्चन थे जिनकी प्रैक्टिस हमें नहीं करवाई गई। अब प्रश्न है कि कैसे तैयारी करें। अब प्रश्न उठता है तैयारी कैसे करें। तो इनकी तैयारी का तो 2 स्टेप्स बनता है। आप अपनी तैयारी को 2 स्टेप्स में ले जाइए। पहले तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए खूब, एक ही बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ने से आपको आ जाएगा, वो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत से एजुकेटर कहेंगे अरे पहली बार एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। एक बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए कैसे, हर टर्म को पढ़िए। अब इसमें प्रोटीन आया, प्रोटीन को समझिए कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन कितने टाइप का होता है, टाइम दीजिए। ये जो 10 लाइन है, 10 लाइन को 10 सेकेंड में पढ़कर मत निकल जाइए।
क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़िए, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम होते कितने प्रकार के हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, वगैरह वगैरह भी पढ़िए। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, केवल ये फैक्ट आपको मास्टर ये करके निकाल देंगे, अरे सेल में आप ये पढ़कर निकल जाइए बेटा क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस में होता है। सेल डिवीजन में करेंगे तो हाँ भाई ये क्रोमैटिड में होता है, वो क्रोमोसोम के रूप में आता है, वो करके आप फांकेबाजी करके आप मत निकलिए। जब एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बैठिए हर एक टर्म को पढ़िए, और आप एनसीईआरटी बुक के साथ एक अपनी नोटबुक बनाइए और इन टर्मिनोलॉजी का उसमें डालिए कि पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर कितना, जैसे आपने लिखा पेज नंबर 15 पढ़ रहे हैं तो पेज नंबर 15 का पैराग्राफ नंबर ये, इस पैराग्राफ में ये टर्मिनोलॉजी हमें नहीं समझ में आया, उन टर्मिनोलॉजी को लिखिए। टीचर से पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उससे डिस्कस कीजिए। हम तो करेंगे, हम तो उस टर्मिनोलॉजी करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम हर टर्मिनोलॉजी को, हर टर्म्स को हम धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, समय देंगे, हर टर्म को डिस्कस करेंगे, वहां से नोट्स बनाइए। पहला स्टेज में इसकी हर टर्म्स को समझिए। सेकेंड स्टेज में PYQ लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे PYQ को डिस्कस कीजिए, उनको खुद सोल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़े आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, नेट पर अवेलेबल हैं। मैं तो कहूँगा आप ऑफलाइन ही ले लो, 200 300 400 का बुक है, 400 500 का बुक है, जो आप मतलब 8,000 9,000 4,000 का मॉड्यूल्स लेते हैं, आप जो 2,000 का उनका क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट लेते हैं, उससे बढ़िया है आपको 600 700 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के कैसे कीजिए, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर देखिए कि कौन सा टॉपिक किस साल पूछा है, हम वो भी आपके लिए करके देंगे। PYQ एनालाइज करेंगे, हर उससे रिलेटेड हर PYQ को देखेंगे, जैसा कि हम यहाँ दिखाई रहे हैं, हम इसमें कर रहे थे, हम इसकी स्टार्टिंग कर चुके हैं आप लोगों के लिए। इसमें देखिए एक ये क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। मेन क्वेश्चन ये है, आपको दिखा दें आपको, देखिए ये 2026 का क्वेश्चन था जो नीट में आया, 2026 का क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद 2025 में फिर वही पूछ रहा है कौन सा फेज, G2 फेज, G1 फेज, G0 फेज, S फेज। फिर आ जाइए, देखिए उससे पहले ही पूछा था बेटा जी 2024 में क्या रहा, गैप 2 फेज, G2 फेज, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस गैप 1 फेज। फिर देखिए कौन सा फेज, किस फेज में DNA एप्लीकेशन होता है, M फेज। तो आप इसका कीजिए, और ये कब कीजिए, ये अभी मत कीजिए, अभी पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद इनको अपने आप कीजिए। ये जब क्वेश्चन बार बार कीजिएगा, इनके ऑप्शंस को जब देखिएगा तो पॉसिबिलिटी है 80% पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपको ये जो टर्म्स आते हैं M फेज, G2 फेज, क्वोशिएंट स्टेज, G1 फेज, G0 फेज, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। आप इनका मल्टीपल स्टेटमेंट कीजिए पहले। फॉरगेट प्रैक्टिस सेट जो कोई इंस्टीट्यूट बेच रहा है वो फॉरगेट, आप पहले इस टाइप से प्रैक्टिस कीजिए। और हम तो ये ला ही रहे हैं, हम तो आप लोगों के लिए ला ही रहे हैं, PYQ सेट्स ला ही रहे हैं, PYQ सेट लाएंगे। और एक टॉपिक का PYQ सेट उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी तो इसमें से 1 से 4 क्वेश्चन है, इसमें करीब करीब 10 क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को कि ये जो टॉपिक आया G0 फेज, सेल डिवीजन का G0 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज, है ना, तो ये फेजेज, इससे अगर आप 15 क्वेश्चन करते हैं तो मतलब आपका 15 बार रिवीजन हुआ है, एनसीईआरटी बुक आप 15 बार पढ़े हैं। तो इस टाइप से तैयारी कीजिए। उसके बाद आता है प्रैक्टिस की बात। प्रैक्टिस की बात आती है बेटा, दिसंबर से पहले आप प्रैक्टिस हाथ मत लगाओ, दिसंबर से पहले प्रैक्टिस हाथ मत लगाओ। दिसंबर क्या, मैं तो कह रहा हूँ फरवरी के बाद प्रैक्टिस हाथ लगाओ। प्रैक्टिस के लिए 2 महीने काफी होते हैं, मार्च अप्रैल जम के प्रैक्टिस करो, मई में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करो,
फिर तक PYQ करो, NCERT पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स को पढ़ो, रिवाइज करो। अभी किसी भी क्वेश्चन के पीछे मत भागो। आप क्वेश्चन के पीछे भागोगे डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। अब रह गई बात की वो जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, बेटा मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं, आपके फायदे के लिए बनाया गया है। अभी तक आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे थे, वो एनटीए मानकर चलता है कि आपने अभी अभी 12 बोर्ड दिया है। 12 बोर्ड में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो चेक करना चाहता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर कितना है। क्या आप 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन करके आप तुक्का मार के आगे बना रहे हैं, या वाकई आपको पूरे स्टेटमेंट याद है? एनटीए ये जानना चाहता है, असली डिकोडिंग ये है। एनटीए आपकी ये टेस्ट लेना चाह रहा है कि क्या आपने पूरी ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी है या आप तुक्का लगा रहे हैं। जैसे अब तक जो चल रहा था 4 ऑप्शन वाले में, या इसी को देखिए मैच द कॉलम वाले में, अगर हमको 2 ऑप्शन पता है, देखिए ना 2 3 4 1 4 1 2 3 3 4 3, है ना, 3 4 2 1 इस तरह से आ जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें कई बार गेस करना इजी हो जाता है, गेस कर लेता है। एनटीए कहता भैया गेस करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको आपको एक डॉक्टर बनाना है। इसीलिए अब एनटीए दे रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट दे रहा है कि आप इसमें तो फंसोगे। अरे आप इसमें तो फंसोगे, कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछेगा कितने स्टेटमेंट सही है। आगे और इसको एडवांस करेगा, एक स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दे देगा, 3 स्टेटमेंट दे देगा, है ना। उसमें दे देगा कि स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, which explains statement 1, either statement 2 or 3 are correct, is correct, which explains statement 1। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस नहीं, पहले तो बेस अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। एनसीईआरटी बुक को मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरे पिछले का कोई वीडियो उठाकर देखिए, मैं सीधा कहता हूं एनसीईआरटी ही ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव हैं। एनसीईआरटी है तो आपके जीवन में खुशियां हैं, एनसीईआरटी है तो आपके जीवन में सफलता है। एनसीईआरटी नहीं, आप कोचिंग मॉड्यूल्स पर गए, आप परेशानी में फंस जाओगे। इसलिए आप लोगों से अगेन मैं लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एनसीईआरटी को मत छोड़ना। एनसीईआरटी को जितना पढ़ना होगा उतना पढ़ना, एनसीईआरटी के हर लाइन को डिकोड करना, और हम उसे तो फ्री में अवेलेबल करा ही रहे हैं। पूरी एनसीईआरटी 11 12 की, यहाँ तक कि 9 10 11 12 की एनसीईआरटी आप लोगों के लिए हमारे चैनल में फ्री में अवेलेबल है। हाँ, हमारे यहाँ ऑफलाइन में आने से आपको फायदा होगा, या अभी तो ऑनलाइन कोर्सेज मैं नहीं ला रहा हूँ, ऑफलाइन में फायदा होगा कि आपको इस टाइप की क्वेश्चंस की भर भर कर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि नए ट्रेंड पर भी प्रैक्टिस कराऊंगा। बच्चे उसी में चलेगा ना, बच्चे असर्शन रीजन में फंस गए। इस बार असर्शन रीजन की खूब प्रैक्टिस कराए, वो भूल गए कि ट्रेंड बदल रहा है, और इसका अब कहिए कि ट्रेंड मैं कहां से लाता हूं। अभी मैं इसलिए रोके हुए हूं, मैं अभी इंतजार कर रहा हूं सिविल सर्विसेज 2026 का। एक चीज जान लीजिएगा, सिविल सर्विसेज 2026 के क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी कुछ हद तक नीट 27 के क्वेश्चन ट्रेंड को तय करेगा, इसको डायरेक्शन देगा। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन ही इनके क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड को दिखा रहा है। ये सिविल सर्विसेज में 2024 में स्टार्ट किया था, 2025 में खूब पूछा था, नीट भी इस बार पूछ रहा है, मैच द कॉलम भी सिविल सर्विसेज पूछ रहा है। इसीलिए आप इस तरह के अगर तैयारी करना है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है, तो आप हमारे पास बने रहिए। विशेष के लिए थैंक यू।